हेलो स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक वाले टॉपिक का आज 6 वीडियो हम देख रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको अलग अलग प्रकार के चक्रीय यौगिकों यानी चक्रीय हाइड्रोकार्बन्स के बारे में बताया था। अब आज हम कुछ नई चीज़ पढ़ेंगे। तो 11th वाले स्टूडेंट्स को एक प्रश्न पूछते हैं, श्रृंखलन किसे कहते हैं, है ना। श्रृंखलन का मतलब है कैटेशन। कार्बन एक ऐसा अद्भुत परमाणु है। वैसे ये टॉपिक स्पेशली 10th और 11th में ज़्यादातर पूछते हैं, पर सभी कक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। श्रृंखलन का मतलब होता है कि श्रृंखला बनाना, है ना। पूरी दुनिया में पूरे 118 जो तत्व हैं उनमें से कार्बन एक ऐसा अद्भुत तत्व है जिसके सर्वाधिक यौगिक पाए जाते हैं। और क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि उनमें श्रृंखलन का गुण होता है। और क्यों होता है? क्योंकि कार्बन की बाह्यतम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध तीनों प्रकार के बंध बनाने में सक्षम है। इसलिए इसके दुनिया में सर्वाधिक यौगिक होते हैं। हाइड्रोजन भी इसमें इंक्लूड है, हाइड्रोजन के भी बहुत ज्यादा यौगिक होते हैं। पर कार्बन की विशेषता कि कार्बन में श्रृंखलन कैसे पाया जाता है, तो देखिए कार्बन की जो श्रृंखला है उसके आधार पर इसे हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होती है खुली श्रृंखला। आप चाहें तो इस पूरे चार्ट को कॉपी में लिखते भी जाना साथ ही साथ, है ना। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं ओपन चेन, है ना। और दूसरी बात होती है बंद श्रृंखला। बंद श्रृंखला को इंग्लिश में कहा जाता है क्लोज्ड चेन। सवृत और विवर्त श्रृंखला, ऐसे इनको हिंदी में भी कहते हैं। बंद श्रृंखला हमने कल ही पढ़ी है ना। क्लोज चेन के बारे में हमने कल ही पढ़ा है। कौन कौन से? समचक्रीय, है ना। और एक और क्या पढ़ा था हमने? विषम चक्रीय। कल ही पढ़ाया था कि समचक्रीय हाइड्रोकार्बन्स वे होते हैं जिनका निर्माण सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु से मिलकर होता है और इनमें बंद संरचना पाई जाती है। जबकि विषम चक्रीय वे हाइड्रोकार्बन से जिनमें कार्बन हाइड्रोजन के अतिरिक्त ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर भी प्रेजेंट होता है ना। अब समचक्रीय को हम फिर 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक होता है एलिफेटिक समचक्रीय हाइड्रोकार्बन और एक होता है जो सर्वाधिक फेमस है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जिसके अंतर्गत मैंने कल आपको बेंजीन रिंग और उसके व्युत्पन्न बताए थे। व्युत्पन्न का मतलब होता है बेंजीन से मिलकर बने हुए। एलिफेटिक के अंतर्गत फिर हमने क्या क्या पढ़ा था, है ना। इसको 3 भागों में डिवाइड किया था। एक था साइक्लो एल्केन, जिसे साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोपेंटेन, है ना। फिर एक था साइक्लो एल्कीन्स, मतलब साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोप्रोटीन, साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोपेंटीन, जिनमें डबल बॉन्ड आ जाता है। और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? साइक्लो एल्काइन, है ना। तो ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं ये वाला पोर्शन। कल मैंने आपको सिर्फ इतना सा बताया था समचक्रीय विषम चक्रीय के बारे में। तो चूंकि ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसके ऊपर इस तरफ आते हैं। इसमें भी हम कुछ चीजें कंप्लीट कर चुके हैं। खुली श्रृंखला जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। कैसे 2 प्रकार की? एक होती है सीधी श्रृंखला, सीधी बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम ऐसे, जिसमें कार्बन को ऐसे सीधा सीधा जोड़ते हैं। और एक होती है शाखा युक्त श्रृंखला, सीधी श्रृंखला और शाखा युक्त श्रृंखला। इंग्लिश में अगर हम इसको कहें तो सीधी को स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन। हम एक तरह से सीधी श्रृंखला भी पढ़ चुके हैं और ये जो चक्रीय संरचना है जिसको साइक्लो ग्रुप कहते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। सिर्फ हमारा ये पोर्शन बचा है ना। सीधी श्रृंखला में जब हम यौगिक बनाते हैं तो उनको n के रूप में लिखते हैं, n रूप। जबकि शाखा युक्त को कहा जाता है आइसो रूप। और जो चक्रीय संरचना होती है उसको बंद श्रृंखला को हम कहते हैं साइक्लो रूप, है ना। इसमें साइक्लो शब्द आ जाता है। अब आपका ये पोर्शन कैसे कंप्लीट है मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे मैंने नाम लिखा नॉर्मल प्रोपेन, n को क्या पढ़ते हैं? n का अर्थ होता है नॉर्मल, है ना। और नॉर्मल शब्द का मतलब होता है सीधी श्रृंखला, ठीक है। और इसको आइसो रूप कहते हैं जिसमें ब्रांच बन जाएगी, और इसको साइक्लो रूप कहते हैं, ठीक है। साइक्लो के एग्जांपल्स में बता दूं क्या यहाँ पे? जैसे मैंने बोला साइक्लोप्रोपेन, है ना। साइक्लोप्रोपेन की स्ट्रक्चर कैसे होगी ये आप चाहे तो कल की वीडियो निकाल कर देख लीजिए, आपको ये मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया था।
साइक्लोएल्कीन पता चला मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया, क्या होगा इसका नाम, है ना, सोचिए। तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जानबूझ के नहीं बताती हूँ, है ना। और तीसरा, मान लो ये है तीसरा और इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, इस प्रकार की, तो इसका नाम क्या होगा, है ना। आप लोग सोच के बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना, है ना, समझ में आता है तो। अगली बात, सीधी श्रृंखला भी क्लियर है। नॉर्मल प्रोपेन हम कैसे बनाएंगे, 1 2 3, है ना, और 3 कार्बन लिखने के पश्चात इसकी संयोजकता पूरी कर दो ऐसे। अगर मैंने कहा नॉर्मल पेंटेन तो 5 कार्बन को लाइंस लिख दो, बॉन्ड लगा के संयोजकता पूरी कर दो। अगर कहा गया नॉर्मल डेकेन तो 10 कार्बन को लाइंस लिखना और सबकी संयोजकता पूरी करना है। ये हमको अच्छे से आता है, मतलब हमको नॉर्मल रूप आता है, हमको समचक्रीय और विषम चक्रीय बहुत अच्छे से पता है। तो हमको पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है शाखा युक्त श्रृंखला। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो ये पूरा चार्ट आप लोग कॉपी में बना लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, बाद में लिखना, है ना। हम इसको स्पेशली शाखा युक्त श्रृंखला को समझने की कोशिश करते हैं, है। देखिए कैसे, आइसोरूप। आइसोरूप का मतलब होता है कि कार्बन परमाणुओं की संख्या को सीधा सीधा भी नहीं लिखना है, बंद भी नहीं करना, उसमें ब्रांच बनानी है। जैसे प्लांट्स की हम बात करें, जैसे मान लो कि एक पौधा है, ये इसकी मुख्य शाखा है, और इस तरह से अपन शाखाएं निकाल देते हैं, है ना, ऐसे पत्तियां बना देते हैं। तो इसमें मुख्य शाखा कौन है, ये मुख्य शाखा है, और ब्रांचेस कितनी निकली हुई है, इस तरह से ब्रांचेस निकली है। कोई जरूरी थोड़ी ना होता है कि जो आपका पौधा है वो ऐसे ही ब्रांच निकाले, ये ऐसे भी तो हो सकता है, जड़ें भी तो निकलती हैं उसकी, इस तरह से। तो हमको प्लांट के अंदर जो हमने ब्रांचेस देखी है उसी के समरूप मानकर इन आइसोरूप के IUPAC नाम बनाना सीखना है ना। अब पहले हम इसको समझते हैं कैसे इसको हम सीखेंगे। तो सबसे पहले मान लो मैंने नाम दिया आइसो, देखो आइसोमेथिन नहीं लिख सकते, क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि बेचारे मीथेन के पास में तो एक ही कार्बन है, तो कैसे आप उसकी शाखा बनाओगे, इसलिए आइसोमेथिन नहीं होता है। मीथेन के बाद आता है एथेन, तो ये देखो मैंने आइसोएथेन लिखा। एथेन में कितने कार्बन आते हैं, सभी को याद है अच्छी तरह से, 2 कार्बन। अब आप इस 2 को ऐसे लिखोगे तो भी कंटिन्यू गिनने में आ रहा है, इसको ऐसे लिखोगे तो भी कंटिन्यू गिनने में आ रहा है ना। तो आइसोएथेन भी नहीं हो सकता। यहाँ तक कि आइसोप्रोपेन भी नहीं बन पाता है। देखिए प्रोपेन में कितने कार्बन है, 3, 1 2 3। तो ये तो मैंने क्या लिख दिया, नॉर्मल प्रोपेन, सीधा सीधा लिखेंगे मतलब नॉर्मल प्रोपेन है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हमने ब्रांच बना दी, दिखने में आपको जरूरी शाखित संरचना दिखाई दे रही है, परंतु IUPAC नामकरण के नियमों के अकॉर्डिंग यदि हम चलेंगे तो लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 लगातार गिनती में आ रहा है। तो ये भले ही संरचना आपको ऐसी नजर आ रही है, परंतु इसका नाम है नॉर्मल प्रोपेन, है ना। ये आइसोप्रोपेन नहीं है और आइसोप्रोपेन बनता भी नहीं है। इसका मतलब ये जो तीनों रूप है इसकी शाखा युक्त श्रृंखला बिल्कुल भी नहीं बनती है। तो फिर हम कहां से शुरू करें, आइसोब्यूटेन से, है ना, आइसोब्यूटेन, है ना। शुरू करते हैं अपन इसको बनाना। आइसोब्यूटेन में आपको ये याद है ब्यूटेन में कितने कार्बन होते हैं, 4। मैं एक बार फिर से हमेशा की तरह साइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या लिख देती हूँ, ताकि आप इन शब्दों को बार बार देखकर अच्छी तरह से याद कर लें, है ना। ब्यूट, पेंट, और सभी जानते हैं कि इनका जो क्रम है वही इनके कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, ठीक है। ये देखिए मैंने लिख दिया है, कितने कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हमको समझ में आ गया अच्छी तरह से कि कितने कार्बन होते हैं आइसोब्यूटेन में, 4 कार्बन। अब हमको क्या करना है, 4 कार्बन को ऐसे तो बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि तो नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। तो फिर हमें क्या करना है कि 3 कार्बन परमाणुओं को तो सीधा सीधा लिख दो और चौथे कार्बन परमाणुओं को सीधा मत लिखो। तो मान लो यदि हम ऐसे लिख दे तो ब्रांच बन गई, पर जरा इसका नियम का पालन करो, 1 2 3 4, देखो कंटिन्यू गिनने में आ रहा है, यहाँ नहीं लगाना है ना। इस बात का विशेष ध्यान रखना जो मैं बोल रही हूँ। यहाँ लगा दे तो भी तो गिनती में आ रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ भी नहीं लगाना है, ऊपर भी नहीं लगाना है, ऐसे भी नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं करना है, और ऐसे भी नहीं करना है। अब क्या ऑप्शन
बचा हमारे पास में। तो याद रखना कि जब भी हम आइसो बनाते हैं, शाखा बनाते हैं, तो जितने कार्बन हैं उनमें से एक कार्बन को बचा लिया हमने। ब्यूटेन में 4 कार्बन आते हैं, 4 में से 3 को हमने क्रम से लिख दिया, बचा एक। उस एक बचे हुए को ना तो यहाँ लगाना है, न यहाँ लगाना है, न यहाँ लगाना है। तो एक ही ऑप्शन बचा ना, कहाँ लगा सकते हैं इसको, यहाँ पर। ठीक है, अब जरा आप इसकी गिनती करके देखो कंटिन्यू बॉन्ड के साथ, 1 2 3, तो ये छूट गया। ऐसे मत करना 1 2 3 4, इसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है ना, तो ये गिनने में नहीं आएगा। इसका इससे भी कोई कनेक्शन नहीं है ना। तो 1 2 3 या 1 2 3 या 1 2 3, आप कहीं से भी गिन के देख लो, 3 से ज्यादा कार्बन नहीं आ रहे हैं। अब बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं इसकी, मतलब संयोजकता पूरी करते हैं इसकी। ऐसे सभी जानते हैं ना संयोजकता पूरी करना। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे सब तरफ, हाइड्रोजन, है ना। अब इसका सरल रूप आप कैसे उतारोगे, ये क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, और इस C के नीचे CH3, तो ये बन गया आपका आइसोब्यूटेन का संरचना सूत्र। ठीक है, परंतु अभी भी इसका IUPAC नाम बनाना बचा है, और IUPAC नाम बनाना तो हम लोग सीख चुके हैं। क्या बनेगा इसका IUPAC नाम, देखो लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, कोई सा भी, मतलब ये ऐसे है ना। तो मान लीजिए मैंने इसको मुख्य शाखा चुना, जिसको भी हम मुख्य शाखा चुनते हैं उसको बॉक्स में बंद कर देते हैं, और 3 कार्बन होने के कारण इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन। अब क्या मुख्य शाखा तो हो गई, अब आपको पार्श्व शाखा दिखनी दे रही है, पार्श्व की साइड चेन। मैंने बताया ना कि ये मुख्य शाखा और ये शाखाएं निकलती हैं, तो ये पार्श्व शाखा है, मतलब साइड चेन निकली हुई है। पार्श्व शाखा में CH3 क्या होता है, अगर आप CH3 को नहीं पहचानते हैं तो मैं यहाँ लिख दूं कि CH3 का नाम होता है मेथिल, है ना। और अगर आपको कहीं CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 दिख जाए तो इसका नाम होता है एथिल। अगर 3 कार्बन दिखेंगे तो प्रोपिल, 4 होगा तो ब्यूटिल, इस तरह से। तो फिर ये मेथिल है, और इसका नाम क्या बन जाएगा, 2 मेथिल प्रोपेन। तो आइसोब्यूटेन तो साधारण नाम होता है, जबकि 2 मेथिल प्रोपेन इसका IUPAC नाम होता है ना। याद रखना, ये इसका IUPAC नाम होता है। क्लियर। तो आइसो मेथिल एथिल प्रोपेन तो नहीं बनता, आइसोब्यूटेन से हमने शुरू किया है। अब चलिए हम अगला बनाते हैं आइसोपेंटेन, है ना। देखते हैं आइसोपेंटेन कैसे बनेगा। आइसोपेंटेन, है ना। आइसोपेंटेन बनाने के लिए पेंट यानी कितने कार्बन, 5 कार्बन। तो पहला तरीका अपनाएं, 1 2 3 4, 4 को तो मैंने क्रम से लिख दिया, बचा 5वां। उस 5वें को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ भी नहीं लगाना है, यहाँ भी नहीं लगाना है, कॉर्नर पे तो लगाना ही नहीं, क्योंकि वो कंटिन्यूअसली गिनने में आ जाएगा। तो हमारे पास ये 2 ऑप्शंस बचे, एक बार यहाँ लगा के देख लेते हैं। अब हम इसकी संयोजकता पूरी करें, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ इस बार आपको, CH3 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 CH CH2, आप संयोजकता पूरी करेंगे, यही सूत्र बनेगा। अब बनाते हैं इनका IUPAC नाम। क्या नियम है पहला, मैंने आपको शायद 3rd वीडियो में IUPAC नामकरण के नियम पूरे लिखकर समझाए थे, चाहो तो उस वीडियो को रिपीट करके देख लो, या आप लोगों ने शायद मेरे वीडियोस देख कर कॉपी में कंप्लीट किया होगा, तो आप अपनी कॉपी के पेजेस पलट के देख लो। पहला नियम है कि लंबी श्रृंखला का चयन करना, 1 2 3 4 1 2 3 4, देखो सब तरफ से गिन के देखना चाहिए, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो या तो इसको मुख्य शाखा मान लो या इसको मुख्य शाखा मान लो, आपकी मर्जी, है ना। तो हम तो सीधे रास्ते ही चलते हैं, इसको हमने मुख्य शाखा माना। अब देखो जरा, मुख्य शाखा में कितने कार्बन आ रहे हैं, 4, तो 4 कार्बन है, इसका मतलब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे ब्यूटेन, है ना। अब पार्श्व शाखा में ये CH3 अलग से लटका हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि वो CH3 जो है, जो पार्श्व शाखा है उसी को क्लियर दिखाने के लिए हम यहाँ पे बॉक्स बना देते हैं। तो ये एक्स्ट्रा में हमको CH3 दिख रहा है, जिसका नाम है मेथिल। तो मेथिल शब्द तो आएगा, मेथिल ब्यूटेन तो है, पर IUPAC नामकरण का दूसरा नियम है कि कार्बन को अंक देते हैं। कैसे देते हैं वो भी सीख लो। यहाँ से गिनती शुरू करेंगे तो ये पहला, इसमें कुछ भी नहीं है, ये दूसरा, दूसरे पे क्या जुड़ा है, मेथिल, ये नाम बन गया इसका 2 मेथिल ब्यूटेन। अगर मान लीजिए कि आपका मन है कि हम यहाँ से नंबर दें 1 2 3, मान लो चलो हम इसको 3 नंबर दें, तो इस हिसाब से नाम बनेगा 3 मेथिल ब्यूटेन, है ना। तो ये नाम गलत और ये नाम सही। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि IUPAC नामकरण का नियम है कि कम से
कम अंकों का प्रयोग किया जाना चाहिए, है ना। तो क्या एक ही इसका आइसो रूट बन सकता है? नहीं, और बन सकते हैं। कैसे? देखो, 1 2 3 4 कार्बन मैंने क्रम से लिखे, है ना। बचा पांचवा, उस पांचवे को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, इस बार हमने यहाँ लगाया था, अब अपन यहाँ लगा के देख लेते हैं, है ना। मैं आप लोगों के स्टाइल में समझा रही हूँ, जबकि ऐसा ये गलत बना रही हूँ, है ना, लेकिन फिर भी देखते हैं क्यों गलत है। तो CH3 CH2 CH CH3 CH3 लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4, ये 4 कार्बन हो गए, 4 कार्बन यानी कि हो गए ब्यूटेन, है ना। अब देखो इसका नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, 3 पे क्या जुड़ा है? मैथिल। तो क्या ये 3 मैथिल ब्यूटेन है? ऊपर वाला 2 मैथिल। हमने दिमाग में सोचा ना कि एक बार हमने इस पे जोड़ा और एक बार इस पे जोड़ के देख लें, तो एक बार 2 मैथिल ब्यूटेन बनेगा, एक बार 3 मैथिल ब्यूटेन बनेगा। नहीं, 3 मैथिल ब्यूटेन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि IUPAC नामकरण का दूसरा नियम है कि कार्बन को उस तरफ से नंबर दो जहां से कम नंबर आते हैं। तो यहाँ से गिनेंगे ना 1 और 2, तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये भी 2 मैथिल ब्यूटेन है। तो ये दोनों तो सेम चीज बन गई, है ना। आप लोग खुद भी जब बनाओगे तो आपसे गलती होगी और होना भी चाहिए, क्योंकि गलती करेंगे तो ही हम सीखेंगे। तो भैया एक तो बन गया 2 मैथिल ब्यूटेन, और बना के देखें दूसरा, 1 2 3 4, पांचवे को यहाँ लगा के देख लिया, यहाँ लगा के देख लिया। अब क्या करें? तो कोई जरूरी थोड़ी ना है कि हम 5 कार्बन में से 4 कार्बन ही क्रम से लिखें। इस बार हम 3 कार्बन क्रम से लिख रहे हैं। अब बचे कितने? 2। उन दोनों को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, तो फिर बचा एक ही ऑप्शन, 2 है ना। तो एक यहाँ लिख दो, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बना दो। संयोजकता पूरी करें, CH3 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 और CH3, है ना। इसकी तो संयोजकता पूरी है। अब नंबरिंग लंबी श्रृंखला का चयन करें, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सब तरफ से गिनके देखना, 3 3 आ रहे हैं। तो सीधे रास्ते चलते हैं और 3 कार्बन को बॉक्स में बंद करते हैं। 3 कार्बन को हम क्या कहते हैं? देखो वहां लिखा है प्रोपेन। 3 कार्बन को कहते हैं हम प्रोपेन, है ना। अब देखो प्रोपेन तो हो गया। अब फर्स्ट कार्बन को जुड़ा है क्या? नहीं। सेकेंड कार्बन इधर से भी गिनके देख लो, 1 और 2। सेकेंड कार्बन में ऊपर क्या है? मैथिल, और नीचे भी क्या है? मैथिल। मैथिल 2 बार है। मैंने आपको समझाया था कि जब कोई चीज 2 बार रिपीट होती है, 2 समान चीजें जब रिपीट होती है तो डाय अनुलग्न लगाते हैं, और अनुलग्न नहीं, पूर्व लग्न, नाम के पहले लगने वाला। 3 बार हो तो ट्राई लिखते हैं, 4 बार हो तो हम उसको टेट्रा लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या शब्द आएगा? देखो 2 पे क्या जुड़ा है? मैथिल, तो डाई मैथिल आएगा। और 2 पे कितनी बार जुड़ा है? 2 बार ना। इसका नाम हम लिखेंगे 2 डाई मैथिल प्रोपेन। इसको हम कहेंगे 2 डाई मैथिल प्रोपेन। और ये कैसा स्पेशल सूत्र है कि इसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं मैथिल से अटैच्ड हैं, इसलिए इसका नाम होता है नियोपेंटेन। इसको हम नियोपेंटेन भी कहते हैं, है ना। एग्जाम में आ सकता है कि नियोपेंटेन का स्ट्रक्चर बनाकर बताइए। तो एक ऐसा कार्बन जिसके चारों तरफ CH3 है। तो ये देखिए, अब आप इनके अणुसूत्र को एक बार चेक कर लीजिए। पहला वाला जो है, ये दोनों आइसोपेंटेन ही हैं। आइसोपेंटेन का पहला भाग बना 2 मैथिल ब्यूटेन। जरा इसके अणुसूत्र हम चेक करें, कार्बन कितनी बार है? 5 बार। देखो पेंटेन यानी 5 तो होगा ना, इसमें भी पेंटेन मतलब कि 5 कार्बन है। हाइड्रोजन के लिए 3, ये मैंने नंबर लिखा था यहाँ पे ना, 3 3 6 3 क्या 9 10 11 12, C5H12। यहाँ देख लो C5 है, 1 2 3 4 5, हाइड्रोजन कितने? 3 6 9 12। तो ये भी C5H12 है, वो भी C5H12 है, परंतु इसकी स्ट्रक्चर ऐसी बनाई, इसकी संरचना हमने ऐसी बनाई। तो क्या चीज है ये? 12th वाले बच्चे समझ गए होंगे ऐसी चीज को क्या बोलते हैं, जिनके अणु सूत्र तो समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग होते हैं, वे एक दूसरे के कहलाते हैं। क्या दिमाग में आ गया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। और इस घटना को क्या कहते हैं? सबको समझ में आ गया? अब इसका सही नाम बताती हूँ, है ना। ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान परंतु संरचना सूत्र अलग अलग है। देखो संरचना में डिफरेंस है ना, अणु सूत्र तो सेम है परंतु संरचना अलग अलग है।
ऐसे यौगिक एक दूसरे के कहलाते हैं समावयवी, है ना। और यह घटना कहलाती है समावयवता, है ना। इंग्लिश में इसको कहते हैं आइसोमेरिज्म। 11th और 10th के बच्चों को ये समझ में आएगा अच्छी तरह से, समावयवता। और समावयवी यौगिकों को आपस में क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं आइसोमर्स। आइसोमर्स, आइसो शब्द का मतलब होता है सेम, मर शब्द का मतलब होता है भाग या पार्ट, है ना। यानी कि समान भाग, जो समान भागों से मिलकर बनते हैं वे एक दूसरे के आइसोमर होते हैं और एक घटना कहलाती है आइसोमेरिज्म। 11th वालों को डिटेल में आएगा, जब अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स की तरफ जाएंगे तब आपको ये समावयवता वाला प्रश्न पूछते हैं, है ना। 10th में भी है ये, 12th वालों को तो बार बार हर चैप्टर में ये चीज आ जाएगी। तो मुझे लगता है आइसोपेंटेन अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब एक दो प्रैक्टिस और मैं आपको कराऊंगी, फिर आपको खुद ये बनाकर मुझे बताना है ना। तो अगला हम क्या बनाएं, मेथिल एथेन प्रोपेन बनते नहीं है, ब्यूटेन बता दिया, पेंटेन बता दिया, हेक्सेन और देख लेते हैं हम, है ना। आइसोहेक्सेन हम कैसे बनाएंगे, प्रश्न मिला है आइसोहेक्सेन। हेक्सेन का मतलब क्या होता है, 6 कार्बन परमाणु को लेकर बनाओ। कितने समावयवी बना सकते हो, चलो पहला 1 2 3 4 5, 6 कार्बन है ना, 5 मैंने क्रम से लिख दिए हैं, छठे को कहाँ लिखेंगे, छठे को पता है ना कॉर्नर्स पे बिल्कुल नहीं लगाना है, तो हमने इस बार यहाँ लगा लिया, है ना। संयोजकता पूरी करें, कॉर्नर पे तो आ जाते हैं CH3, बीच में आ जाता है CH2 और जो 3 बॉन्ड से जुड़ा है उसमें CH बना है। इसका अपन IUPAC नाम, लंबी श्रृंखला का चयन करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कोई सा भी लिख लो आप। इस बार चलो अपन सीधी की बजाय आड़ी श्रृंखला को मुख्य शाखा मानते हैं, वैसे नाम वही बनेगा, इसको भी चुनोगे ना तो भी वही नाम बनेगा। तो मुख्य शाखा में कितने बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, तो हमने लिख दिया पेंटेन। अच्छा, आप लोगों ने एक बात पे गौर किया कि आइसो शब्द के बाद जितने कार्बन का उल्लेख हो रहा है उनसे कम कार्बन ही मुख्य शाखा में आते हैं। जैसे हेक्सेन लिया है तो देखो इसमें पेंटेन बनेगा, क्यों, क्योंकि एक कार्बन को अपने मुख्य शाखा से अलग कर दिया ना इसके, जैसे हमने इसको मुख्य शाखा माना तो देखो ये अलग ही दिखाई दे रहा है। अगर हम ऐसा करते कि इसको मुख्य शाखा मानते तो देखो ये अलग थलग दिखाई दे रहा है, तो पेंटेन तो हो गया। अब नंबरिंग कहाँ से करें, ये पार्श्व शाखा किधर से पास लग रही है, इधर से या इधर से, देख के भी समझ में आता है कई बार, इधर से। तो ये पहला कार्बन है, इसको कुछ भी नहीं है, दूसरे कार्बन पे मैथिल है, इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल पेंटेन। एक तो ये बन गया, दूसरा 1 2 3 4 5, एक और बचा है ना, उसको दूसरे की बजाय इस कार्बन पे जोड़ो यहाँ पे, है ना। तो इसकी संयोजकता अब हम पूरी कर लेते हैं और इसका नाम कैसे बनाएंगे, करें कोशिश। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना, नहीं 5 वाली ज्यादा अच्छी है। ये 5 कार्बन परमाणु को मिला के क्या बना लेंगे हम, पेंटेन। 5 कार्बन परमाणु मिलकर बनेंगे पेंटेन, है ना। अब नंबरिंग करें, अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3 और अगर इधर से गिनते हैं तो 1 2 3, तीसरे पे क्या दिख रहा है आपको, मैथिल, इसका नाम होगा 3 मैथिल पेंटेन, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, 3 मैथिल पेंटेन। वो था 2 मैथिल पेंटेन, ये है 3 मैथिल पेंटेन। क्या हम 4 मैथिल पेंटेन बना सकते हैं, आपका क्या जवाब होना चाहिए, बना के देख लेते हैं ना 4 मैथिल पेंटेन, क्या प्रॉब्लम है। 1 2 3 4 5 कार्बन मिल रहा है, इसलिए दे एक बार 2 पे जोड़ा, एक बार 3 पे जोड़ा, एक बार 4 पे जोड़ लेते हैं, तो 4 मैथिल पेंटेन बनेगा क्या, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि अब हम गिनती कहाँ से शुरू करेंगे, इस तरफ से, तो ये फिर से क्या हो जाएगा, 2 मैथिल पेंटेन, ये 4 मैथिल पेंटेन नहीं होगा, है ना। तो चलिए कोई बात नहीं, पेंटेन से रिलेटेड 2 बन गए। अगला बनाते हैं, 1 2 3 4 5, 5 क्रम से लिख दिए, यहाँ जोड़ा था तो 2 मैथिल, यहाँ जोड़ेंगे तो 3 मैथिल और यहाँ जोड़ेंगे तो फिर 2 मैथिल। तो भैया पेंटेन वाले ऑप्शंस तो खत्म, अब क्या करें, अब 4 कार्बन लाइंस लिख दो, 4 लाइंस लिख दिए, बचे कितने अपने पास, 2, है ना। हेक्सेन में 6 कार्बन है, 6 में से मैंने 4 क्रम से लिखे हैं, बचे 2 हैं, उन 2 को यहाँ नहीं लगाना है, यहाँ नहीं लगाना है, तो 2 ऑप्शंस है ना, 2 बचे हैं ना, एक बार यहाँ लगा दो
एक बार यहाँ लगा दो, ठीक है। अब संयोजकता पूरी करें, CH3 कोने पे हमेशा, और यहाँ पे आ जाएगा CH। अब करें स्टार्ट, लंबी श्रृंखला का चयन करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, कहीं से भी गिन लो, 4 से ज्यादा नहीं आ रहे हैं तो हम मुख्य शाखा इसको मान लेते हैं। मुख्य शाखा में कितने कार्बन है, 1 2 3 4, 4 कार्बन परमाणु को क्या कहते हैं, ब्यूटेन। देखो हमेशा हेक्सेन से कम ही निकलता है, पेंटेन ब्यूटेन पहुंच गए। अब पार्श्व शाखा में क्या दिख रहा है आपको, मैथिल, और कितनी बार दिख रहा है मैथिल, 2 बार। तो अगर कोई समान चीज 2 बार रिपीट है तो उसके आगे डाय पूर्वलग्न लगा लेते हैं, ठीक है। तो डाय लगा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर डालें कार्बन पे, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, 2 और 3 का योग 5, इधर से गिन लो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, मतलब 2 3 2 3 दोनों का योग 5 आ रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होगा, 2 3 डाई मेथिल, 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन, है ना। इसका नाम बनेगा 2 3 डाई मेथिल ब्यूटेन। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। और ट्राई करके देखते हैं, चौथा क्या करें, 4 कार्बन टर्म से लिख दें फिर से, 1 2 3 4। अब अपने पास कितने कार्बन हैं, 2 और बचे। एक बार तो अपन ने दोनों के नीचे लगा दिया, ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सेकंड कार्बन के ऊपर नीचे CH3 को लगा दो, है ना। अब देखते हैं ये क्या बना हमारा नाम। अब करें कोशिश, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से ज्यादा कार्बन नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, ये है हमारी मुख्य शाखा। 4 कार्बन परमाणु को हम कहते हैं ब्यूटेन, है ना। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, सोचिए, यहां से करेंगे तो 2 नंबर आएगा, यहां से करेंगे तो 1 2 3 नंबर आएगा। 2 और 3 में से छोटा कौन है, 2, तो कहां से नंबरिंग करना चाहिए, इस तरफ से। अब क्या मैं इसका नाम 2 मेथिल ब्यूटेन लिख दूं, नहीं, 2 मेथिल ब्यूटेन में तो सिर्फ 2 पे एक बार मैथिल है, यहाँ पे 2 पे 2 बार मैथिल है, तो 2 2, अगर एक अंक पे 2 चीजें सेम है तो अंक भी 2 बार आते हैं, तो 2 2 डाई मेथिल, 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन, ठीक है। ये इसका संरचना सूत्र बनेगा। और कोई ऑप्शन अपन यूज कर सकते हैं क्या, कोशिश करके देखें, 1 2 3 4, अगर अपन यहाँ जोड़ेंगे तो क्या 3 3 डाई मेथिल ब्यूटेन बन जाएगा, नहीं, 3 3 डाई मेथिल नहीं बनेगा, क्योंकि अब नंबरिंग अपन इस तरफ से करेंगे तो वो वही 2 2 डाई मेथिल ब्यूटेन बनेगा, इसलिए पांचवा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो ये कुल 4 समावयवी यौगिक बने हैं। आपसे और ज्यादा बन जाए तो आप कोशिश कर लीजिए, है ना। अगली बात, इसको मुझे एक दिमाग में आ रहा है, शायद ऐसा भी कर सकते हैं, 1 2 3 4, नहीं, ऐसे करेंगे ना तो फिर ये मुख्य शाखा हो जाएगी, मैथिल 3 मैथिल बन जाएगा, बस इससे ज्यादा नहीं करेंगे। अब इन सब का अणु सूत्र देखें, हेक्सेन में कितने कार्बन आते हैं, 6, है ना, 6, 1 2 सब में 6 6, अपन अपने हाथ से 6 कार्बन लिखे हैं। हाइड्रोजन गिन लो जरा, 3 और 3 6, 3 9 10 11 12 13 14, C6H14, है ना। यहाँ भी गिन के देख लो कितने कार्बन है, C तो 6 है, H 3 3 6 3 3 9 10 11 12 13 14, ये भी C6H14 है। इधर भी देख लो, कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 6 9 12 13 14, ये भी C6H14 है। और लास्ट वाले को देख लो, कार्बन तो 6 है, हाइड्रोजन 3 6 9 12 13 14, यानी फिर से मैं बोलूंगी आपको समावयवता की परिभाषा की, ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान परंतु संरचना सूत्र में अंतर होता है, वे यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और एक घटना एक दूसरे की समावयवता कहलाती है। तो ये हमने आइसोहेक्सेन अच्छे से देखा। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूं, आपको क्या करना है, आइसोहेक्सेन बनाने के पश्चात आप लोगों को खुद को प्रैक्टिस करनी है, आइसोहेक्टेन, है ना, फिर आइसोऑक्टेन, बहुत सारे सूत्र बनेंगे और आप बहुत अच्छे से इसको सीख जाएंगे अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो। आइसो
नॉनेन, और अंत में क्या बन जाएगा, बहुत बड़ा होमवर्क दिया जा रहा है आज, है ना, आइसोडेकेन। और पता है आइसोपेंटेन के 3 रूप बने थे, आइसोहेक्सेन के कितने रूप बने, 4। तो मतलब आइसोहेप्टेन के कम से कम 6 तो बनेंगे, ऑक्टेन के कम से कम 8-9 सूत्र तो बनेंगे, नॉनेन के कम से कम 12 सूत्र बनेंगे, डेकेन के कम से कम 15 सूत्र बनेंगे। ये मैं कम से कम बोल रही हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो यदि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो तो प्लीज आप ये होमवर्क कंप्लीट करके मुझे बताइए, सेंड कीजिए, ग्रुप में सेंड कीजिए। आप सारे फ्रेंड्स एक दूसरे की कॉपी को चेक भी कर सकते हैं। चेक करने से क्या होगा, हमको और कंठस्थ होगा। दूसरे की गलती ढूंढोगे तो बहुत जल्दी हम लोग दूसरों की गलती ढूंढने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपके सभी चारों के आइसो रूप से IUPAC नाम यानी अलग अलग तरह के समावयवी यौगिक बनाकर बताएं। और प्लीज इसकी प्रैक्टिस करना। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, स्पेशली क्लास 11th और 10th के लिए, है ना, 12th वाले तो वैसे लास्ट ईयर पढ़ चुके हैं, परंतु अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर नीट की या अन्य बड़ी बड़ी जो एग्जाम्स की आप लोग कॉम्पिटिटिव की तैयारी करते हो, या कोई बात नहीं, सिंपल साधारण BSc भी यदि हम करते हैं उसमें भी आपको ये नेक्स्ट ईयर काम में आएगा। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करना है।